मैंने अपनी शादी बचाने के लिए ना हर हद पार करी है और हर तरीके के जुल्म सहे हैं, पर कभी नहीं बोला था। और मुझे ये भी नहीं था कि नहीं, मेरी शादी 18 बाद भी तलाक की कगार पे आ जाएगी और वो नीच इंसान सुधरेगा नहीं। रविशंकर को अपनी फ़ौज की नौकरी का बहुत घमंड है कि उन्हें सज़ा नहीं मिल सकती। घमंड हर इंसान का टूटता है। और जो लोग बोलते हैं ना, मैंने देखिए बहुत सहा है, बहुत कुछ सहा है। और कई बार तो मेरी हिम्मत ने जवाब भी दे दिया ना, मुझे लगा कि मर जाना चाहिए मुझे। जब मैं अकेली थी तो मैंने सोचा भी और मुझे लगता भी था कि मैं मर जाऊँ। मैंने कई बार ट्राई भी किया, ज़िंदगी से हार गई थी, पर नहीं मरी मैं। पर जब मैं माँ हूँ ना, एज अ माँ के तौर पे मैं अपने साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं हार भी नहीं मान सकती अपनी परिस्थिति से। सामने वाला इंसान किसी भी सेक्टर में, किसी भी मतलब कितना भी पावर वाला हो, पैसे वाला हो, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। अगर मैं मर गई या मैं हार गई ना, तो साथ में मेरा बच्चा भी हार जाएगा। और ऐसी स्थिति में मैं उस इंसान को माफ़ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक थी तो बात दूसरी थी। अब बात मेरे फैमिली मेम्बर्स की इज्जत और जान पे आ गई। और उस पागल इंसान को, रविशंकर को, जो कि फ़ौज की नौकरी करते हैं, ऐसे उनको कोई रोक नहीं सकता, उन्हें लगता है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें। धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल बहुत से उठते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ उस पर। एक लोगों का कमेंट है, मैं पहले उसका जवाब दे देती हूँ, आप सुन लीजिएगा, ठीक है? और शायद ये चीज़ बहुत से लोगों के मन में चलती है। मैं इनका नाम नहीं शो करूँगी, बट हाँ, इनके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं ना और मुझे जज करते हो, तो आप पहले पुराने की वीडियोस देखिए, फिर तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक दो वीडियोस बीच में देख लेते हैं और फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, और उन्हीं के आधार पे आप मुझे जज करने लगते हो। तो पहले पुराने वाले वीडियोस जो हैं मेरे, मार्च से अभी तक के जो लॉन्ग वीडियोस हैं, आप उनको देखेंगे ना, तब आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। बीच से फिर नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो इनका है कि एक बात पूछूं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने और एक्टिव होने की वजह से तो झगड़े नहीं हो रहे हैं? तो मैं बता दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे यहाँ झगड़े शुरू से ही हो रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद से ही हमारे यहाँ झगड़े स्टार्ट हो गए थे। यही था, रवि डाइवोर्स भी नहीं देंगे और रवि ससुराल में मेरे को रहने भी नहीं देंगे पर्वतखेड़ा में। रविशंकर जो मेरे पति हैं, फौज में हैं वो। और मेरा है कि अगर आप सब, अगर जैसे मेरी है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई है, तो मैं ससुराल में रहने का मेरा पूरा अधिकार है, पर मुझे वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा। पहले 3 बार वहाँ से मुझे निकाला है। और फिर भी मैंने पुलिस कंप्लेंट कभी नहीं की। मतलब इतने दिनों में मैं 18 साल 3 महीने मेरी शादी को इस टाइम पे हो गए हैं। मेरी शादी 7 मई 2006 को हुई थी और अभी ये 2024 चल रहा। मैंने इतने बीच में, मतलब 2023 दिसंबर तक मैंने कहीं पे भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। ठीक है, सॉरी, 2023 अगस्त तक मैंने कहीं पे भी कंप्लेंट नहीं की थी। पर अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ती चली गई ना, इसलिए मुझे कंप्लेंट करनी पड़ी, क्योंकि रवि पहले 3 बार मुझे जो है मम्मी के यहाँ भेज दिया। मतलब पहले एक बार 3 महीने के लिए भेजा, फिर 6 मंथ के लिए भेजा, फिर 2017 से लेकर 2020 तक मुझे मायके में के लिए भेज दिया गया। रवि तलाक भी नहीं देते। रवि मुझे घर से मेरे मम्मी के यहाँ भेज देते हैं और फिर रवि आराम से अपने घर में रहते हैं। जबकि भाई फौजी हैं, फौजी होने के बावजूद अपने बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते, और हाँ, डाइवोर्स भी नहीं देंगे। और इस बीच में रविशंकर के पास एक कटी पंजी भी नहीं बचती है कि नहीं वो उस इंसान के पास अच्छा पैसे ही जोड़े। अकेले के लिए इतना पैसा कहाँ जाता है? कुछ पूछो तो मारपीट, गाली गलौज, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे तो मैं अब भी आई हूँ।
तो मैं आपको 2017 की बात बताती हूँ। 2017 में भी मेरे को जबलपुर एमपी में मैं रहती थी। वहाँ पे रवि ने मेरी इतनी हालत ख़राब कर रखी थी, मार पीट के टॉर्चर करके, कि मेरे को डिप्रेशन हो गया था। रवि की पोस्टिंग दूसरी जगह आ गई। रवि ने मुझे घर छोड़ दिया, मेरे मम्मी के यहाँ रायबरेली में मुझे छोड़ दिया। बहुत बार बार बोलने के बावजूद रवि मुझे ले नहीं जा रहे थे। फिर मैं ज़बरदस्ती चली गई ससुराल अपने, क्योंकि मेरे को गुस्सा लग रही थी कि आप जा करके ससुराल में रह रहे हो और मुझे आपने मायके में छोड़ दिया। ऐसे में मायके में कब तक रहूँगी। मेरा झगड़ा सिर्फ इस चीज़ का था। मैं मायके से ससुराल अकेले गई ऑटो से। मेरे पति वहाँ आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं उस बंदे को कि बीवी बच्चे मायके में हैं और मैं अलग अकेले पड़ रखा हूँ, उसको मायके में छोड़ दिया है, क्या मतलब। तो रवि ने मेरे से बहुत झगड़ा किया। फिर बोल रहे थे कि नहीं तुम अपने पापा के यहाँ रहो। मैंने कहा मैंने शादी की है तो मैं अपने पापा के यहाँ नहीं रह सकती। या तो तुम मुझे रखो, रहने दो ससुराल में, नहीं तो मेरे को डाइवोर्स दे दो, या तो फिर तुम मुझे अपने साथ अपनी जहाँ पे तुम्हारी पोस्टिंग हो रही तुम वहाँ पे रखो। तो रवि का कहने का मतलब था कि मैं वहाँ पे नहीं रख सकता हूँ, आर नहीं रख सकता मैं वहाँ पे आपको। तो मैंने कहा फिर मेरे को ससुराल में रहने दो, बच्चे का यहाँ पे एडमिशन कराओ। तो वो नहीं तैयार थे, रवि नहीं तैयार थे, और रवि की भाभी जो है सुनीता, वो नहीं रहने दे रही थी मुझे। और उसमें साथ मेरा मेरे जो नंदे हैं वो दे रही थी और मेरी सास दे रही थी। मेरे ससुर के लिए मैं इतना कहूँगी भाई, वो अच्छे इंसान थे। मतलब उन्हें उतना मतलब नहीं होता था, उन्हें चाय पानी खाने से मतलब होता था। पर हाँ, जैसे घर वाले भड़काते थे तो बेशक वो इंसान गलत बोल दे, बट वो इस हद तक नीचे तो नहीं गिरे थे कभी भी। मेरे ससुर जी जो हैं सूर्यपाल गौड़, वो कभी इस हद तक तो नीचे नहीं गिरे थे। ठीक है। इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और बच्चलन साबित करने के लिए बाहर से आदमी बुलाए। मेरे पति भी थे वहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, कहते हैं कि भाई सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जो अपनी बीवी की सुरक्षा नहीं कर सकता ना, ऐसे इंसान की ज़िंदगी में धिक्कार है। मेरे को अपनी इज्जत बचाने के लिए पॉइजन खाना पड़ा। ठीक है। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बावजूद मेरे साथ मेरे पति ने, मेरी नंद ने, और जो लोग थे, मतलब मेरी जो जिठानी थी, उन लोगों ने पहले ही मारपीट की थी। और इसमें मेरे नंदोई एक हैं दिनेश, रघुनाथगंज के, वो मतलब मेरे सेकंड नंबर के नंदोई, रविशंकर के सेकंड नंबर के जीजा, वो लोगों को लेके आए थे। रविशंकर ने और रविशंकर की मम्मी ने बुलाया था 4 आदमियों को रात में 9 बजे। ठीक है। तब भी मैंने पॉइजन खाया, मेरे साथ इतनी मारपीट की गई ना, तब भी मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की, सिविल में कंप्लेन नहीं की मैंने। उस टाइम पे रविशंकर जबलपुर में थे, एमपी में पोस्टेड। मैंने वहाँ पे रविशंकर की कंप्लेन की यूनिट में, रविशंकर की यूनिट में कंप्लेन की। सिविल पुलिस में नहीं गई मैं, जबकि मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लालगंज में ट्रीटमेंट भी हुआ, मेरा मेडिकल चेकअप भी हुआ था। मेरे पास उस टाइम की मेडिकल कॉपी भी है, मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये लेटर आप देख रहे होंगे ना, ये मैंने 2017 में दिया था। अभी आपको लगेगा कि 2017 में कैसे, उसका भी प्रूफ मांगना है। तो ये देखिए यहाँ पे डेट पड़ी होगी, ये बैक डेट का है, 23 अप्रैल 2017। ठीक है। मेरे पास बैक डेट के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मेरे पास पुरानी डेट के डॉक्यूमेंट्स और ऐसी स्लिप्स आएंगी ही नहीं। लेटर भी आपने देख लिया होगा। लेटर लगाने के बाद फिर मैं गई भी थी जबलपुर एमपी में, गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद मैं गई थी अपने बच्चे के साथ, जबलपुर गई। वहाँ पे यूनिट में कुछ सीनियर्स थे उस टाइम पे, मैं नाम नहीं लूँगी उन लोगों का क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों के सामने रविशंकर ने एफिडेविट साइन करके दी थी कि मैं ठीक से रहूँगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाऊँगा। ठीक है। और ये जो लड़ाई 2017 में हुई थी ना, जो इन्होंने मेरे को बच्चलन साबित करने के लिए ये इतना प्लानिंग प्लॉटिंग और बहुत कुछ किया था ना, ये सिर्फ मुझे उस औरत के चक्कर में निकालना चाह रहे थे।
ना ये सामने से बंदा मेरे को तलाक देता है, ना मुझे ठीक से रहने देता है घर में। बीच में ऐसे ही लटका के रखा है। मतलब अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी भी लड़की की आप ज़िंदगी से खेल जाओ, ऐसा नहीं होता है। फौज में जॉब करने का इतना वो नहीं होता है कि नहीं आपको जो है छूट मिल जाती है कि आप किसी की भी ज़िंदगी से खेल जाओ, ठीक है। तो जो लोग बोलते हो ना कि आपने निभाया नहीं, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, भाई मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 2017 में मैंने यूनिट में फर्स्ट टाइम रविशंकर की कंप्लेन की थी, और 2017 से 2023 तक मैं नहीं आई सोशल मीडिया पे। पर 2024 में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बात मेरे फादर, मेरे फैमिली मेम्बर्स की जान पे आ गई, तब मुझे सोशल मीडिया पे आके बोलना पड़ा, क्योंकि रविशंकर के पास पैसा और पावर दोनों लग रखा था। मैं ठहरी एक हाउसवाइफ, मैं क्या ही करूं। और जिनको भी लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये है वो है, अगर इस चीज़ पे जांच बैठेगी ना तो खुद ही चीज़ें सामने आ जाएंगी। रविशंकर सामने नहीं आ रहे, वो दुम दुबा के भाग रहे, कब तक भागेंगे। मैं सामने आके बोल रही हूँ ना, मैं भी देखती हूँ चीज़ें कब तक छुपती। मुझे बस इतना पता है कि सांच को आँच नहीं, छुपेगा नहीं। मैं सुलहनामा भी लगा रही हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। अब मैं मेडिकल कॉपी लगा रही हूँ, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लालगंज में हुआ था 2017 में, वो लगा रही हूँ, आप वो देख लीजिए। ये भी बैक डेट का है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लालगंज का है ये। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी जब मेरे साथ इन लोगों ने जो टॉर्चर किया है, और उस टाइम पे मेरा मिसकैरेज हो गया। और जबकि सब कुछ मेरे फौजी पति को पता था कि वाइफ प्रेग्नेंट हो रखी है, और बच्चे के लिए मैंने ट्रीटमेंट ले रखा था, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रखा था। उसके बावजूद इन लोगों ने मेरे साथ ये किया। ये मेरा वहाँ का मेडिकल चेकअप था, जो लालगंज डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में हुआ था। जब इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट। और अब मैं ये जो कमेंट था उसका जवाब दे देती हूँ। भाई वीडियो बनाना मैंने 2024 से 1 मार्च से स्टार्ट किया है एज अ यूट्यूबर। मेरा कोई भी शौक़ नहीं था। उसके पहले आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देख लो, मेरे कोई भी वीडियो आपको नहीं दिखेगा। मतलब मैंने टिकटॉक और कहीं पे भी नहीं बनाया वीडियो। हाँ, अभी ये मार्च 2024 के बाद से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, एज अ यूट्यूबर मैं बना रही हूँ यूट्यूब पे वीडियो। वो भी मुझे मजबूर किया गया है इस हद तक, तब मैं आई हूँ अपनी स्टोरी लेकर के सोशल मीडिया पे। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, अब जैसे एज अ यूट्यूबर मैं जो वीडियोस डालती हूँ, तो चैनल है मेरा, तो उस पर मुझे फ़नी वीडियो भी डालनी पड़ती है, कुछ सॉन्ग्स के भी डालती हूँ, कभी सैड वाले भी डालती हूँ। मैं इंसान हूँ, जिस हिसाब से मेरा मूड होता है उस हिसाब से मैं वीडियोस भी डालती हूँ। हाँ, कभी अच्छा रहता है उस हिसाब से डालती हूँ। तो उस पर भी अगर मैं सैड डालती हूँ तो आपको लगता है पति भाग गया है इसलिए दुखी है, इस चीज़ से, प्रॉब्लम से बाहर निकलो। अगर मैं लव सॉन्ग पे डालती हूँ तो आपको लगता है कि मैं कैरेक्टरलेस हो गई हूँ और मेरा कुछ और ही चल रहा है। अगर मैं फ़नी डालती हूँ तो आपको लगता है मेरा पति, फौजी पति भाग गया है और मैं फ़नी वीडियोस डाल रही हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे जीने का अधिकार नहीं है? वो तो भाग गए और भाग के कई औरतों के साथ जाके रह रहे हैं। यूनिट से भाभी, भाभी से यूनिट, फिर यूनिट से भाभी। ये होता है रविशंकर का। उसे बीवी बच्चों से मतलब नहीं है। तो क्या मैं जीऊँ ना? अगर मैं नहीं अपने, मतलब मैं नहीं कुछ करूँगी अपने लिए, तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? जिस बच्चे को रविशंकर छोड़ के भाग गए, वो तो उन्हीं का खून है। तो आप लोग जैसे कुछ लोग मेरे को बोल देते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कभी रविशंकर के कमेंट में जाके पूछो तुमने ऐसा क्यों किया? चंदा, सुनीता, समा, गोमती नगर है क्या? जैसे आप लोग मेरे से सवाल करते हो ना
वैसे आप रवि से सवाल करो जाके, और देखो रविशंकर कितने जवाब देते हैं। आप लोग कमेंट करते हो गलत बोलो सही बोलो, फिर भी मैं आप लोगों का रिप्लाई करती हूँ हाँ करके। जैसे कभी कभी मुझे हर्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट हाँ मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। कभी रविशंकर से पूछिएगा कि क्या है सच्चाई तुम्हारी, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। जो झूठा होता है ना वो मुंह छुपा के घूमता है, सामने कभी नहीं आता। राधे राधे।